गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। लेक्चर मैंने ग्राफ रिवाइज करा है बेटा, पूरा पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल। पेपर कैसा हुआ तुम लोग का? अच्छा नहीं हुआ? ग्राफ के बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आए थे वैसे तो। हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों बैठ जाइए जल्दी से, डिस्कशन आगे का शुरू करते हैं। चलिए, तो बच्चों लास्ट क्लास में फ्रिक्शन कर रहे थे हम लोग, ठीक है। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करेंगे। चलिए, हेडिंग डाल दिए बच्चों, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए बच्चों थोड़ा सा मैं समझाता हूं इसके बारे में। तो बच्चों मान लीजिए मैं वाई एक्सिस पे फ्रिक्शनल फोर्स ले लेता हूं, ठीक है। वाई एक्सिस पे फ्रिक्शनल फोर्स ले लेता हूं और एक्स एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स लेता हूं, फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे फ्रिक्शनल फोर्स है। तो बोलिए बोलिए बेटा। क्या नहीं समझा बच्चे, क्या बोल रहे हैं? सैटरडे को आपका 2 लग सकते हैं। हाँ हाँ 2 था। तो ऐप एक ही अपलोड हो रहा है? से ठीक ठीक है, बोल दूंगा उनको, देख लेंगे, है ना, दूसरा भी अपलोड कर देंगे। हम्म। आ, क्या बेटा? ग्राफ वाला नहीं आया। ग्राफ वाला नहीं आया? क्या नहीं आया ग्राफ वाला? लेक्चर ऐप पे। ऐप पे ग्राफ वाला लेक्चर अभी तक नहीं आया है? मैं बोल देता हूँ उनको, वो देख लेंगे, है ना। जो भी मिसिंग होगा वो अपडेट कर देंगे, ठीक है। अभी मैसेज कर दे रहा हूँ उनको, थोड़ी देर में कर देंगे अपडेट, ठीक है। सर वो ग्राफ वाला लेक्चर फर्स्ट उसी चैप्टर में आ गया है ग्राफ। हम्म 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 कैसे क्या कहते हैं जो आपने रिवीजन कराया था हम्म। हाँ सर उसी चैप्टर में आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही ग्राफ वाला लेक्चर चला गया, ऐसा? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि उसी तरह से रहे, या आप चाहते हैं कि दोनों लेक्चर इसमें हो जाएं? आप लोग जैसा आप लोग, चैप्टर वाइज चीज। तो ग्राफ वही रहना चाहिए ना जहां पे है अभी। ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चों, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, लास्ट में पड़ा हुआ है वो सेशन, अगर आप देखना चाहें वापस से तो वहीं से मिल जाएगा आपको। और सर आपका रिवीजन वाला, हाँ, और रिवीजन वाला एनएलएम के उसमें है, जहां पे मैंने सवाल कराए हैं आपको। बच्चों जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक को हम लोगों ने एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, कुछ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू है, और आपने बच्चों मान लीजिए यहाँ पे फोर्स कुछ एफ फोर्स अप्लाई कर दिया है, ठीक है। एफ फोर्स कुछ आपने अप्लाई कर दिया है। तो बच्चों आपको भी पता है कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे अप्लाइड फोर्स 0 है, आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 रहेगा। और जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, ठीक है। और बच्चों अगर किसी को अंदाजा लग रहा हो और बताना चाहे कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों बता सकते हो। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा,
बोलिए बेटा। ये मान लीजिए इसका मास मैं m ले लेता हूं, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा बच्चों? जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होती है बेटा? म्यू एम जी, एब्सोल्युटली, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसको म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिख देता हूं। उसके बाद क्या होगा बच्चों, मान लीजिए आप इस मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स में हल्का सा एक डंप आएगा, है ना? फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा ऐसा नीचे जाएगा, यहां से मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद नीचे ऐसा, ठीक है? और उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स भी बच्चे कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे थ्रू आउट, ठीक है? और ये जो थोड़ी सी वैल्यू कम हुई है, चलो इसके बारे में पूछ लेता हूं बच्चों, ये वैल्यू जो कम हुई है थोड़ी सी, ये किसके बराबर होगी बेटा? जैसे हाईएस्ट वाली तो म्यू एस इंटू एन के बराबर है, ये जो कम वाली जैसे हाई, थोड़ी सी कम हो गई। किसके बराबर होगी बेटा? म्यू के इंटू एन। वेरी गुड। क्या नाम बच्चे आपका? पहला नाम बोलिए। किशन, बहुत बढ़िया किशन जी। तो ये बच्चों ये घटने के बाद ये म्यू के इंटू एन हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे पॉइंट ले लीजिए, मैं ओ ले लेता हूं, ये ओरिजिन बोल दीजिए, तो ओ से लेकर इस पॉइंट तक, मान लीजिए मैं इसको पॉइंट ए बोल देता हूं, ओ से लेकर ए तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू अचानक से घट जाएगी और फिर कांस्टेंट रहेगी, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू बच्चों ये कहलाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों जल्दी से ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, बहुत आसान सा ग्राफ है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में सारी जानकारी है, बस हमारी बुक में, हमारी नोटबुक में ड्रॉ होना चाहिए। तो इसको जल्दी से आप ड्रॉ कर लीजिए, और कोई डाउट पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को आइडिया लग जाए तो मुझे ये भी बता सकता है बच्चे कि ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी या स्लोप कितना होगा? किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए, फील फ्री। 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री होगी? क्यों बच्चे, क्यों, ऐसा क्यों? म्यू के इक्वल होगी, tan इनवर्स म्यू के बराबर होगी। अच्छा, लॉजिक क्या बच्चों, मतलब एक्सप्लेनेशन क्या देना चाहेंगे? जो भी आपका आंसर दिया हो आपने, 45 डिग्री, tan इनवर्स म्यू, कोई अगर लॉजिक देना चाहे कि सर इस वजह से। अ, अच्छा, तो उससे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, थीटा की वैल्यू? हाँ, अच्छा ये होगी वैल्यू, ओके। और कोई कुछ बताना चाहता बेटा? हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा था। राइट, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। क्या नाम बच्चे आपका? भास्कर जी, एकदम सही बताया आपने, वेरी गुड। देखिए बच्चों 45 डिग्री होगी, उसका कारण क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए आपने अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन रखा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अप्लाइड फोर्स बेटा आपने 10 न्यूटन रखा, तो चूंकि अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू से कम है, तो मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो भी 10 न्यूटन ही लग रहा होगा, है ना? क्योंकि जितना आप फोर्स लगाएंगे बेटा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से कम है ना। तो ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री रहेगा, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है? हालांकि है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो ये 45 डिग्री रहेगा। और सारे बच्चों कुछ भी म्यू की वैल्यू देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं म्यू पे डिपेंडेंट है, देखिए म्यू के इनडिपेंडेंट है, म्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है। कोई भी आप सरफेस ले लीजिए, सबके लिए 45 डिग्री पे होगा, क्योंकि जितनी आपकी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है। बच्चों नोट हो गया है ग्राफ? ठीक, ठीक, चलिए आगे बढ़ चलते बच्चों, अगली हेडिंग डाल दीजिए। क्या बच्चे बोल? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए हम यहां कोशिश क्या कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मैंने बताया कि जैसे 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 आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू एक समझाने के लिए डेटा ले रहा हूं कि मान लीजिए 100 न्यूटन है, ठीक है। तो आप 0 से लेकर 100 न्यूटन तक जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए बढ़ता गया बढ़ता गया, हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होती है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। जो तो हाईएस्ट पॉइंट है बच्चों वो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन है, ये वाला पॉइंट है ना। उसके बाद फ्रिक्शन अचानक से गिर जाएगा, क्योंकि एक बार आप मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्रॉस किए तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो उसकी वैल्यू हल्की सी कम हो जाएगी और फिर वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, तो हमेशा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, क्योंकि जितना आप फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए 10 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन ही लगेगा, है ना। तो इस वजह से ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है ना, 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, इसलिए ये जो एंगल होगा स्लोप होगा 45 डिग्री होगा, और वो किसी भी दो सरफेस के लिए होगा। मतलब ये म्यू पे डिपेंड नहीं करता कि किसी एक सरफेस के लिए अलग होगा, बाकी दूसरी सरफेस के लिए अलग होगा, थ्रू आउट 45 डिग्री ही रहेगा। ओके बच्चों, अगली हेडिंग डाल लीजिए। हाँ, अगली हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्टैक्ट फोर्स। अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है देखिए बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स समझते हैं। किसी बच्चे को पहले से आइडिया हो और कुछ बताना चाहे बेटा तो फील फ्री टू डिस्कस। कोई बच्चे आप में से जिनको आइडिया हो बताना चाहें, सही गलत की परवाह मत करो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं बताऊंगा आपको। कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों जैसा नाम ही बता रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स बच्चों जो दो सरफेसेस जब कॉन्टैक्ट में आती हैं तब लगता है, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो बेटा नॉर्मल तो कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। और फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया बच्चों, ये आपका ऐसा कुछ फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, बातें नहीं करी बेटा, इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो कहलाता है नेट कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स बच्चों होता क्या है, वेक्टर सम ऑफ और द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो बच्चों वेक्टर सम होगा वो आपका कहलाएगा कांटेक्ट फोर्स। तो जैसे अगर मैं यहां पे बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, जरा ध्यान से देखिएगा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बच्चों दोनों फोर्सेस को जोड़ रहे हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा देखिए वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है यही कहलाता है बच्चों कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू लिखना चाहूं तो अंडर रूट ऑफ, कोई बच्चों मेरी मदद करेगा क्या, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस क्या लिख दे बच्चों, फ्रिक्शन का स्क्वायर, बोलिए सही है ना बेटा। तो ये आपके कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स का ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। उसके अलावा बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो ये लैम्डा कहलाता है। नाम एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, थोड़ा याद रखने वाली चीज है, नाम एंगल ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों, लेकिन उसको नॉर्मल से कांटेक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, फ्रिक्शन और कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल नहीं है ये, नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लैम्डा बच्चों आपका कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर मैं बच्चों tan लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो जरा देखिएगा, tan लैम्डा बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या बेटा, हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन, तो ये बच्चों ये चूंकि अपोजिट साइड है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। और
बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम तब डिफाइन करते हैं जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तब डिफाइन करते हैं जब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका होता है। तो बच्चों यहां से देखिए जो एफ एस मैक्स है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू एस इंटू एम जी रख देंगे, ठीक है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप फ्रिक्शन की जगह मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रख दोगे तो tan लैम्डा बराबर आ जाएगा म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई एम जी। तो बच्चों यहां से देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद रखिएगा, लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू एस, ठीक है। तो बच्चों जिसका जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उतने ज्यादा उसकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। इतना नोट करिए बच्चों, फिर इसमें कुछ और समझ में आता है तो मैं लिखवाता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं बता दूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। फिर से बोलिए। हाँ, हाँ। हो सकता है बेटा म्यू के की बराबर भी हो जाए, ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग स्टेशनरी कंडीशन पे भी डिफाइन करते हैं। देखिए अगर आपसे केवल कांटेक्ट फोर्स पूछा जाए, ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स बेटा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे तुमसे एक सरफेस दे दे, है ना, मैं जैसे तुमसे बोल दूं कि दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, ठीक है, एक सरफेस है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इन दो सरफेसेस का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो √3 है, बताओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है, tan इनवर्स √3 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो अपन म्यू एस यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक ही म्यू दे रखा है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता, लेकिन अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग दे रखा है तो फिर म्यू एस यूज करेंगे, ठीक है। हाँ। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल लैम्डा। तो यहां पे आप अगर एक चीज ध्यान रखो बच्चों, जो मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू रखी है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन रखा है, यानी म्यू एस एम जी रखा है, ठीक है। तो अगर दो सरफेसेस के बीच में म्यू एस की वैल्यू दी हुई है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो tan इनवर्स म्यू एस आप सीधा सीधा फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बच्चों, इसमें जो फ्रिक्शन की वैल्यू रख रहा हूं वो म्यू एस एम जी रख रहा हूं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू यूज की गई है, यानी आप ये लैम्डा तब डिफाइन कर रहे हो जब फ्रिक्शन जो लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो लैम्डा कहलाता है बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई बच्चा पूछ रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे सरफेसेस के बीच में लगता है जिनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तक लगेगा। बच्चों इसमें कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए, नहीं तो फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। डन है बेटा, चलिए। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब बच्चों काफी सारा डिस्कशन हो गया है जब ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पे रखे हो। तो जब ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है बच्चों, तो मैंने आपको सारी चीजें लगभग लगभग बता दी है, कोई भी चीज रह नहीं गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जब ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पे ना रखा हो, टिल्टेड सरफेस पे रखा हो, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालने, फोर्सेस कैसे बैलेंस करना है, उन सब चीजों पे चर्चा होंगी। तो जरा आप जैसे बोलिए बेटा।
सर हमारी क्लास में जो है वो रिपीट कर। कहाँ थे अभी तक आप लोग बच्चों? सर नेटवर्क नहीं था। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए मैं अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना अभी, वो पूरा का पूरा नया सेगमेंट है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीच में मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको पिछला रिवाइज कर दूंगा। जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो अभी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिर चलिए पहले वाला। पहले वाले के लिए मैं 2 टॉपिक मैंने कराए हैं। दो, हाँ, एक पूरा पेज छोड़ दीजिए, मतलब एक इधर बस। ओके सर। हाँ। चलिए तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि जब ऑब्जेक्ट को प्लेन सरफेस पे रखा हो, है ना, तो उस समय कितना फोर्स लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है, वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम फोर्स कितना लगाएं कि ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, वो सारी चीजें बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है एक टिल्टेड सरफेस पे। टिल्टेड सरफेस मतलब ये सिचुएशन हो, ठीक है, कि जो सरफेस है वो एक एंगल बना रही हो हॉरिजॉन्टल के साथ, और उस पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया हो, ठीक है, जैसे ये सरफेस है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ठीक है, इस तरह से। मान लीजिए बच्चों ये एक एंगल थीटा बना रहा है सरफेस, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक वो म्यू गिवन है। बच्चों देखिए ज्यादातर सवालों में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक ही दिया रहेगा, म्यू एस और म्यू के को अलग अलग नहीं करेगा, तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर एक ही दिया है तो मतलब म्यू एस और म्यू के की वैल्यू को एक ही मान के चल रहा है। अलग अलग दिया है तो पहले जब तक स्लाइडिंग नहीं हो रही है तब स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब स्लाइडिंग होना शुरू हो जाए उसके बाद काइनेटिक। खैर इस सवाल के अंदर बच्चों आपको एक ही फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दी गई है, म्यू, ठीक है। अब बच्चों ब्लॉक रख दी गया ऊपर और ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ठीक है, आपको सवाल में बता दिया गया कि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। तो जरा ध्यान से सुनिए, जब बच्चों इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से फोर्सेस बच्चों लगाने पड़ेंगे, जो जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले आसान वाला सबसे कौन सा होता है बेटा? चलिए नॉर्मल लगा दीजिए। और बताइए क्या होता है? mg डाउनवर्ड। और बच्चों क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बता दिया स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों कुछ इस तरह से हम लोग ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा देंगे। कोई कंफ्यूजन बच्चों यहां तक? हाँ, कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए बेटा, अगर आपने नॉर्मल और फ्रिक्शन को ड्रॉ कर दिया है तो फिर कांटेक्ट लगाने की जरूरत नहीं बचती। क्यों सर? बेटा अगर हमने फ्रिक्शन और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है तो क्या कांटेक्ट ड्रॉ करने की फिर जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? बोलो क्यों, कारण क्या उसका? वेरी गुड। जो बेटा नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होगा। अब आपने उसके कंपोनेंट्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं तो फिर तो रिजल्टेंट नहीं ड्रॉ करना चाहिए। कांटेक्ट फोर्स होता क्या है? कांटेक्ट फोर्स होता है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो अगर हमने नॉर्मल अलग से ड्रॉ कर दिया, फ्रिक्शन अलग से ड्रॉ कर दिया है, तो फिर कांटेक्ट फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई फोर्स भूल रहे हैं क्या बच्चों? बस हो गया, बताओ। होगा, इतने ही फोर्सेस हैं, ठीक है ना बेटा। अब अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन बच्चों आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन तो ये डायरेक्शन हो गई, और अलोंग द इंक्लाइन बच्चों कुछ इस तरह से डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब अलोंग द इंक्लाइन बच्चों कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो mg sin थीटा तो ड्राइविंग फोर्स है, बोलिए बच्चों मानते हो आप? mg sin थीटा ड्राइविंग फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करेगा, बोलिए ठीक है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स, और ये होगा बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या इसी एक्सेलरेशन से बच्चों ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा? ठीक। अच्छा यहाँ पे बच्चों अगर ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है तो मुझे बता दो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक लग रहा होगा बच्चों, चूंकि म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू एक ही दी रखी है, म्यू, तो मुझे बता दो जल्दी से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैं कितना रख दूं? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, बोलिए सही है ना बच्चों? अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस देखें तो नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा बच्चों? mg cos है बेटा, mg sin। mg cos बच्चों बैलेंस करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। mg cos बैलेंस करेगा, mg sin नहीं करेगा। तो जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा वो mg cos थीटा आएगा। बच्चों मैंने आपको पहले भी ये कंपोनेंट्स लेना शायद बताया होगा कि ग्रेविटी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन हमेशा साइन आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हमेशा कॉस आएगा। तो
जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो म्यू इंटू mg cos थीटा होगी। बोलिए ठीक है ना बच्चों? तो अब यहां पे मैं वैल्यू रख देता हूं mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह बच्चों रख देता हूं मैं म्यू इंटू mg cos थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बोले ठीक है? यस सर। यहां से आप बच्चों m हटा दीजिए, ठीक है? तो जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बच्चों यहां से आप चाहो तो g कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है? तो ये बच्चों एक्सेलरेशन आएगा जब ब्लॉक रफ सरफेस पे स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। अगर बच्चों कोई भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना होता, स्टैटिक या काइनेटिक कोई भी फ्रिक्शन ना होता, तो म्यू जीरो होता। अगर बच्चों म्यू जीरो होता तो किस एक्सेलरेशन से बाहर आता, मतलब किस एक्सेलरेशन से नीचे स्लाइड करके आता? जी साइन थीटा से। मानते हो ना? क्योंकि रफ सरफेस है तो कुछ जी साइन थीटा से कुछ कम होगा, इसलिए म्यू कॉस थीटा जो है वहां पे माइनस हो रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्योंकि इसी से मिलता जुलता अगला सवाल आपको खुद से करना है। जब भी ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा हो और सरफेस इंक्लाइंड हो, तीन फोर्सेस लगेंगे, फ्रिक्शन, नॉर्मल, mg, और फिर सवाल में जो कह रहा है उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। बोलिए बोलिए, कौन सा वाला बच्चे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर सरफेस रफ ना हो, सरफेस स्मूथ हो, सरफेस स्मूथ का मतलब म्यू की वैल्यू जीरो, म्यू जीरो मतलब लास्ट वाला हिस्सा नहीं बचेगा, तो जो पार्टिकल होगा वो जी साइन थीटा से नीचे एक्सेलरेट करेगा ना। वही बता रहे थे। अगर है रफ सरफेस तो जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक। बच्चों जहां पे ये कॉन्सेप्ट लिखे ना उसके ऊपर अगर जगह बची हो तो लिख दीजिए स्लाइडिंग डाउनवर्ड। इसका अगला केस कराएंगे स्लाइडिंग अपवर्ड। ये केस हो गया बच्चों स्लाइडिंग डाउनवर्ड, इसका अगला केस करेंगे स्लाइडिंग अपवर्ड। बच्चों बदल दूं स्लाइड? हाँ लिखिए लिखिए। चलिए बच्चों, इसका अगला केस डाल दीजिए स्लाइडिंग अपवर्ड। अब बच्चों इसमें मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कुछ बताऊंगा, आप ही पूरा सवाल सॉल्व करेंगे मेरे साथ, मिल के सॉल्व करते हैं आप और मैं। बस आप लोग जवाब दीजिएगा बस, ठीक है? जो जो आप कहते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा, और थोड़ा ध्यान से सारी चीजों का आंसर करिएगा। तो बच्चों अब अगला केस ये है कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है कि आपने ना ब्लॉक को ऊपर धक्का दे दिया है। धक्का दे दिया मतलब सर क्या हुआ? मतलब कि आपने ना कुछ वेलोसिटी देके ब्लॉक को ऐसे धक्का दे दिया, ऐसे, है ना? तो अगर आप ब्लॉक को धक्का देंगे बच्चों तो ऐसे ऊपर स्लाइड करता हुआ जाएगा। तो सवाल में आपसे यही पूछा गया है कि मान लीजिए बच्चों एक ब्लॉक है मास m का, और वो किसी स्पीड से स्लाइड करता हुआ ऊपर जा रहा है, कुछ स्पीड है, वो स्लाइड करता हुआ ऊपर जा रहा है, एंगल थीटा है। तो बच्चों क्या क्या फोर्सेस लगाएंगे? सबसे पहले तो ग्रेविटी लगा देंगे, है ना, नीचे की तरफ। और बताइए? नॉर्मल। नॉर्मल लग जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। और बताइए बच्चों? तो फ्रिक्शन किधर लगाना चाहिए बच्चों? अपवर्ड या डाउनवर्ड? बेटा फ्रिक्शन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है सबको? क्योंकि मोशन ऊपर हो रहा है तो फ्रिक्शन चाहेगा कि मोशन रुक जाए, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो बच्चों अब हमें निकालना है
कि ब्लॉक ऊपर चढ़ रहा है, चूंकि स्पीड ऊपर की तरफ है ना। और अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस है, तो नॉर्मल ना ही स्पीड को बढ़ा रहा होगा और ना ही स्पीड घटा रहा होगा। लेकिन बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटी, ये दो ऐसे फोर्सेस हैं जो इस स्पीड को बढ़ा रहे होंगे बच्चों या घटा रहे होंगे, क्या लगता है तुम्हें? घटा रहे होंगे। तो हमें यही निकालना, अगर घटा रहे हैं बच्चों तो इसका मतलब तुम ये भी समझ गए होगे कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ होगा, मानते हो? Yes, sir. हमें यही एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों सबसे आसान एक काम करते हैं कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस हैं उनको लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो बच्चों एक नॉर्मल आएगा, और वो नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है कोई भी मूवमेंट इसी वजह से नहीं हो पाएगी, तो नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगा। उसके अलावा बच्चों mg का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा, है ना, Yes, sir. वो mg sin थीटा होगा। और बच्चों उसको फ्रिक्शन के साथ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन बराबर ma लिख देना चाहिए, बोलिए। और mg sin थीटा, अच्छा बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसा लगेगा स्लाइडिंग या मतलब स्लाइडिंग या स्टैटिक? काइनेटिक, स्लाइडिंग, बिल्कुल। तो क्या बच्चों म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन लिख देंगे? Yes, sir. तो म्यू mg cos थीटा बराबर m इंटू ए, तो देखिए यहाँ से m सब कैंसिल हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा, आप चाहो तो g कॉमन ले लो, हाँ ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ सूडो फोर्स नहीं होगा? ग्राउंड फ्रेम से बना रहे बेटा, सूडो फोर्स तो तब आता है ना जब आप पार्टिकल के फ्रेम से बनाएं। बोलिए। Sir. नहीं फिर से बोलिए, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। राइट, नहीं हमने नीचे की तरफ एक्सेलरेशन माना है ना, कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो माना है सही है। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना है, वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो माना वो सही है। हाँ बिल्कुल, अगर आप फोर्स कहाँ को लिया? क्या बेटा? फोर्स कौन सा फोर्स? वेलोसिटी ऊपर। राइट, सही है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, सही है। सर ये इंक्लाइन प्लेन होगा जा सकती है ना, आपने नीचे से कुछ वेलोसिटी दे दी, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, तो स्लाइड करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो फोर्स सॉरी फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो सकती है? हाँ क्यों नहीं हो सकती, इस केस में देखो है फ्रिक्शनल फोर्स का, देखिए मकसद क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का केवल एक काम है कि वो रिलेटिव मोशन को रोक दे, जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन इस तरह से आ जाएगा कि ब्लॉक के ऊपर जाने की मूवमेंट को रोके, तो वो कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन का काम केवल रिलेटिव मोशन को रोकना होता है, फ्रिक्शन का काम एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, उसका बस ये है कि रिलेटिव मोशन रुक जाए, ठीक है। बोलिए। हाँ Excuse me, sir. बोलिए। वो स्लाइड तो ऊपर नीचे तो जैसे आप चीज ऊपर फेंकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे रहती है, फिर भी चीज ऊपर जाती है ना, वही टाइप का है सवाल कि आपने नीचे से, हाँ की ये देखिए ये, अब ऐसा मत बोलिए, ऐसा जरूरी नहीं है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। हाँ बोलिए। नहीं आप देखिए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझिए, आप लोग समझ ही नहीं पाए शायद। सवाल ये है कि मान लीजिए बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसको ना तुमने क्या किया, नीचे से ना ऊपर की तरफ फेंक दिया 50 मीटर पर सेकंड से,
तो ये जाएगा जाएगा, इसकी स्पीड घटती 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 घटती, मान लो यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। तो बीच में कहीं अगर हम लोग उसके मोशन को एनालाइज करेंगे, उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, उस पर कितना एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, वो कर रहे हैं, तो उस पर कितना नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, उतना नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, नीचे से उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी ताकि वो ऊपर चढ़ सके, ठीक है। बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या? तो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ें फिर। ठीक 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 है, ठीक है। मैं एक सवाल लेता हूं बच्चों, जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड सवाल है। जरा देखिए आप ध्यान से। बच्चों इस सवाल में कोई जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज। आप देखिए सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। इसमें कहीं नहीं गया कहा गया है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्या सिचुएशन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। समय लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। 2 सवाल है बच्चों, 2 मिनट है आपके पास, आराम से करिए। किसी का जल्दी हो जाए तो आप मुझे बता सकते हो। आंसर आए हैं क्या किसी के? हम्म। तो फ्रिक्शन फोर्स अच्छा अच्छा बच्चों, जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिएगा, है ना। मतलब 9.8 मत लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन जहां पे भी जी की जरूरत पड़ रही है तो। फ्रिक्शनल फोर्स 11.2 और फ्रिक्शनल फोर्स 11.2 अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। 11.2 काफी सारे बच्चों का। फ्रिक्शनल फोर्स 11.2 most of response 0.8। हाँ आंसर बताओ ना सेकंड ऑप्शन का। सिंगल करेक्ट। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जिनका आ गया बहुत बढ़िया बात है बच्चों, जिनका नहीं आया प्लीज ध्यान से सुनिए। और कहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, क्या हो रहा था, जरा ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए बच्चों बोर्ड पे। अब जो कुछ लिख रहे थे आप लोग लिखना छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बोर्ड पे देखिए, ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में बोला गया ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 37 डिग्री। तो बच्चों जो इंक्लाइन प्लेन है ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है। विद द हॉरिजॉन्टल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.7। फिर से बच्चों कुछ बोला नहीं गया है, तो म्यू एस बराबर म्यू के बराबर 0.7 ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट विल द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। चलिए बच्चों ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, और कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों ये ब्लॉक है, तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन बच्चों ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा बच्चों जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसा प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ जैसे इसको ऐसा प्लेस करेंगे तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी जाने की, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ?
नीचे की तरफ। तो क्या बच्चों ये कहना सही रहेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा? बोलो। ठीक। अब कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूं। अब बच्चों ग्रेविटी के आप दो कंपोनेंट कर लेंगे। तो एक तो ग्रेविटी का कंपोनेंट आएगा जो पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों जो पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों इसमें? mg sin 37। ठीक। उसके बाद जो बच्चों ग्रेविटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा वो कितना रहेगा बच्चों? ये वाला mg cos 37। आई होप इसमें भी किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। mg sin 37 पैरेलल टू इंक्लाइन और उसके परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg cos 37, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। ठीक है। अब चूंकि आपने बच्चों कंपोनेंट ले लिए तो आपको mg कंसीडर करने की वापस जरूरत नहीं। अब mg sin 37 और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। तो mg sin 37 की बच्चों वैल्यू निकाला जाए तो मास हमें 2 kg गिवन है। ठीक है। तो बच्चों मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालो तो mg sin 37 हो गया 3/5। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 5 2 तो 3 2 6 2 12 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चों। ठीक है ना? और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं निकालूं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो बच्चों हो जाएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.7 और नॉर्मल रिएक्शन बच्चों की वैल्यू हो जाएगी mg cos 37। मानते हो ये बात? ठीक है। तो म्यू एस m की वैल्यू हो गई बच्चों 2, g हो गया 10, cos 37 हो गया 4/5। करेक्ट है ना सब कुछ? चलिए यहां से 5 से कैंसिल कर दिए। 2 4 8 8 दूनी 16 16 सत्ते 112। तो बच्चों 11.2 न्यूटन इतना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। अब बच्चों देखिए जो ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को खींचना चाह रही है वो 12 न्यूटन से खींचना चाह रही है, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों 11.2 न्यूटन लग सकता है। इससे ज्यादा कैपेसिटी फ्रिक्शनल फोर्स की है नहीं। ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि 11.2 न्यूटन लग सकता है। तो मुझे बताइए बच्चों जब 12 न्यूटन से ग्रेविटी खींच रही होगी और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 11.2 लग सकता है, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा या रुका रहेगा? स्लाइड करेगा। बोलो यस और नो। और स्लाइड करेगा तो बच्चों जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लग रही होगी वो कितनी होगी? यही होगी बच्चों, क्योंकि स्लाइड कर रहा होगा तो आप बोल दो काइनेटिक लगा दो सर। और काइनेटिक क्या होगी? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यू के की वैल्यू बच्चों 0.7 के बराबर ही होगी क्योंकि एक ही वैल्यू गिवन है, और नॉर्मल रिएक्शन बच्चों फिर से mg cos 37 आ जाएगी। तो अगर सारी वैल्यूज आप रखोगे तो फिर से वही पहुंच जाओगे 11.2 न्यूटन। मानते हो बात? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लगेगी बच्चों वो 11.2 न्यूटन लगेगी। बोलिए क्लियर है सबको? अच्छा बच्चों एक सवाल थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूं, तुम लोग को समझ में आ जाए तो जवाब देना। बच्चों अगर मान लो हम कैलकुलेशन करते, एक समझाने के लिए है, मान लो हम लोग कैलकुलेशन करते और कैलकुलेशन के बाद जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, एक मानने के लिए बोल रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, मान लो ये सॉल्व करने के बाद 13 न्यूटन आ जाती, फिर आप लोग क्या बोलते? क्या ये ब्लॉक स्लाइड करता? फिर ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाता? ऊपर की तरफ स्लाइड नहीं करता। ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है ना बेटा। 12 न्यूटन की डिमांड है, मतलब स्लाइड करने के लिए 12 स्लाइड कराने वाला फोर्स 12 न्यूटन है। फ्रिक्शन मैक्सिमम 13 तक जा सकता है, पर वो मैक्सिमम नहीं लग जाएगा। जितने की रिक्वायरमेंट है क्या उतना ही लग जाएगा पीछे की तरफ उस केस में। तो जैसे 12 न्यूटन से ग्रेविटी खींचना चाह रहा है और मैक्सिमम फ्रिक्शन मान लो 13 न्यूटन तक जा सकता है, मान लो कह रहा हूं, तो 12 न्यूटन पीछे लग के इसको नलीफाई कर देगा, है ना, और हमारा ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। बोलो मानते हो? उस केस में जब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 13 न्यूटन होती, उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता पीछे की तरफ वो 12 ही न्यूटन लग रहा होता है। ठीक है ना? नहीं आया समझ में? पक्का आ गया? अब बच्चों इस वाले केस में जैसे ये 12 है और फ्रिक्शन रोकने वाला 11.2 है, तो क्या ये ब्लॉक स्लाइड कर देगा कि नहीं कर देगा बच्चों नीचे की तरफ? अगर स्लाइड कर जाएगा तो क्या उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा बच्चों जिस एक्सेलरेशन से वो स्लाइड करेगा? क्योंकि फोर्स ये है और रोकने वाला ये है, तो बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा स्लाइडिंग का, तो पुलिंग वाला तो बच्चों 12 हो गया और रोकने वाला 11.2 हो गया, और टोटल मास बच्चों 2 है। बोलो ठीक है? 2 किलो इसका मास है ना,
तो इसलिए दो, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों? 0.8 0.4 मीटर पर सेकंड। बोलिए क्लियर है क्या बच्चों सबको? तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया था, 11.2 न्यूटन। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया था? एक बार हाथ उठा दो बेटा। वेरी गुड। जिनका जिनका सही था बच्चों, आप खुद को शाबाशी दे लें भाई, बढ़िया सवाल आपने सॉल्व किया है। अगला, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए बच्चों। आप ये जो पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द ब्लॉक, इसमें कौन सा फोर्स सम्मिलित करेंगे आप कि सर ये फोर्सेस हैं जो इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है ब्लॉक पे? कौन कौन से फोर्सेस हैं, या केवल एक फोर्स है? नॉर्मल, ठीक है। फ्रिक्शन काउंट किया जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द ब्लॉक, या नहीं काउंट किया जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स? किया जाएगा बच्चों, बिल्कुल। एक्चुअल में इनडायरेक्टली वो आपसे टोटल कांटेक्ट फोर्स ही पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स किसके किसके बीच में कांटेक्ट है? ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन कितना ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब बच्चों आपसे कांटेक्ट फोर्स पूछ रहे हैं, ठीक है। और कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा फिर? एफ स्क्वायर, मानते हो बच्चों? अच्छा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम जी कॉस 37, तो हम लोगों ने निकाला है क्या? हाँ, 4 दूनी 8 दूनी 16 बच्चों। देखो एम जी, इसको सॉल्व करोगे ना तो आप 16 आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू बच्चों 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बच्चों 11.2, तो इस 11.2 का स्क्वायर है ना। आप बाकी सिंप्लीफाई चाहे तो कर लीजिए, चाहे तो रहने दीजिए। कॉन्सेप्चुअली बच्चों इतना ही आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आई है? ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों सारी चीजें, फिर अगला सवाल करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, करिए इसको, और कोशिश करिए कि बोर्ड की मदद ना लेनी पड़े। आप सारी जगह समझ चुके हैं आप सब कुछ, तो अगर आप अपने आप से एक बार नोटबुक में लिखेंगे तो आपके दिमाग में लंबे समय तक रह जाएगी ये चीज। 19.1 पूरा रिजल्टेंट। एक सेकंड बच्चे, मैं थोड़ा सा, मुझे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। नाइनटीन पॉइंट फाइव आ रहा है। ओके, हाँ 19.53, ठीक है। तो जो जो नेट फोर्स आ जाएगा कांटेक्ट फोर्स, वो 19.53 न्यूटन आएगा। बच्चों प्लीज आप बिल्कुल भी बोर्ड की मदद ना लें, आप खुद से करें सवाल, आप समझ चुके हो, ठीक है। जहां पे आपको डाउट हो रहा है कि इस स्टेप के बाद क्या आएगा, सर ने क्या किया, वहां पे आप थोड़ी सी मदद ले लीजिए, बाकी सब कुछ आपको अपने दिमाग से करना है। हम्म सर ये जो फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द ब्लॉक है, हम्म जी साइन 37। बेटा देखिए, एमजी कौन लगा रहा है ब्लॉक पे, बताइए। ये जो एमजी फोर्स आता है वो कौन लगाता है? बोलिए बेटा। अर्थ लगाती है ना, ग्रेविटी लगाती है, अर्थ लगाती है। अब सवाल में देखिए पूछा पूछा गया क्लियरली, फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन प्लेन, तो अर्थ वाला हम लोग काउंट क्यों करेंगे? जब सवाल में पूछा गया है अप्लाइड बाय इंक्लाइन प्लेन, तो उसमें अर्थ वाला फोर्स नहीं काउंट करना चाहिए ना। हम्म हम्म
बच्चों एक सवाल ले लिया जाए फिर और? ले लो सर। ठीक है, चलिए। कोई जल्दबाजी नहीं करना बच्चों, इसमें आप आराम से समय लीजिए। दो पार्ट हैं। अगर आप पूरा सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, केवल मतलब रूट रूट में अगर आंसर आ रहा है तो वैसे ही रख दीजिए। बच्चों और जिनके भी आंसर आ जाए आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर जितने लोगों के आंसर आएंगे फिर हम लोग उस हिसाब से समय कम करके फिर मैं एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूंगा। तो जिनके भी आंसर आते जाए आप बताते जाइए। आखिरी 30 सेकंड। हाँ हाँ पूछिए, मुझे याद है, पूछिए। उसने बोला है ना कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइन प्लेन। तो देखिए इंक्लाइन दो तरीके से फोर्स लगा रहा है। जैसे इंक्लाइन है तो देखिए एक तो नॉर्मल रिएक्शन है ना, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। यही दोनों फोर्सेस हैं जो इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है, और कोई फोर्स तो है नहीं इस वजह से। वो ग्रेविटी होती है ना mg cos थीटा, वो तो ग्रेविटी अर्थ लगाती है। नहीं 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 नहीं, mg देखिए फोर्स कौन है? mg इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। वो प्लेन नहीं लगाती ऑब्जेक्ट पे, वो अर्थ लगाती है। अगर सवाल में आपसे पूछ दिया जाए फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हम केवल mg आंसर करेंगे। तो अगर उस 25 वेरी गुड, अगर आप उस सवाल में देखो तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक अर्थ वाला, ये अर्थ लगा रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है, ये भी इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है। तो हमसे इंक्लाइन प्लेन पूछा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाए। अगला देखिए बच्चों, ये सवाल जरा ध्यान से देखिए। बोला गया ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज √3/2। ठीक है, तो स्लाइड डाउन बच्चों देखिए सवाल में पहले ही कह दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड डाउन कर रहा है। ठीक है, स्लाइड डाउन का मतलब हो गया कि एक सरफेस हो गई और इस पे एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, और वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे देखिए। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी। ये कैसे डिसाइड हो गया बच्चों की फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी? आपको किस, क्योंकि वो नीचे साइड बिल्कुल
हाँ, सवाल में बोल दिया गया बच्चों, ब्लॉक ऑफ 2 kg स्लाइड्स डाउन, अगर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन को ऊपर ही लगना पड़ेगा। फिर बच्चों बाकी सारे फोर्सेस एज यूजुअल, नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से लगा देंगे, ग्रेविटी फोर्स कुछ इस तरह से लगा देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए, तो mg और नॉर्मल रिएक्शन। अब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो बच्चों परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरह से आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ग्रेविटी के दो कंपोनेंट, एक तो ग्रेविटी के बच्चों mg sin 37 या mg sin थीटा जो भी है, एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, हाँ, तो mg sin 30 लगा देंगे। और परपेंडिकुलर टू प्लेन बच्चों ये वाला ग्रेविटी का कंपोनेंट mg cos 30, ठीक है। तो अब सवाल में हमसे पूछा है कि व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स डाउन द प्लेन विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है और अलोंग द इंक्लाइन हमें इसका एक्सेलरेशन रोकना है, ठीक है। तो बच्चों अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर आप देखो तो दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg sin 30 यानी mg/2 है और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा यानी म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यूएस की वैल्यू बच्चों √3/2 दी है और नॉर्मल रिएक्शन बच्चों हो जाएगा mg cos 30, ठीक है ना बच्चों। किसी को डाउट है इसमें? ये एक्चुअली में लिखा हुआ है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। बच्चे देखिए mg नीचे खींच रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो नीचे जाने को अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेटा आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या बचेगा mg/2 माइनस बेटा √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3mg/4। बोले ठीक है ना। तो अगर आप नेट नीचे की तरफ फोर्स निकालोगे तो ये बच्चों एक्चुअली नेट डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर आप बच्चों इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो एलसीएम ले लीजिए 4, ये बन जाएगा 2mg माइनस 3mg। ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड ना। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ठीक है, mg/2 ये 0.5 हो जाएगा और कुछ तो हमने गड़बड़ करी नहीं है। cos 30 की वैल्यू √3/2, क्या बच्चों नेगेटिव में आ रहा है ना, रुक जाइए, एक सेकंड, तो मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूं, एक सेकंड। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम लग रही होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम लग रही होगी, चूंकि स्लाइड डाउन कर रहा है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा और मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी म्यूएस जो कि √3/2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों mg cos 30 डिग्री, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो गई, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो √3/2 और m की वैल्यू या mg के टर्म्स में ही निकाल देते हैं बच्चों, mg एज इट इज, cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, तो ये मिलके बच्चों हो जाएगा √3 हो जाएगा 3mg/4, ठीक है। ये बच्चों मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और यही बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है। अब जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों अलोंग द इंक्लाइन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चों वो mg sin 30 है, ठीक है। mg sin 30 का मतलब हो गया mg/2। बच्चों अगर इन दोनों फोर्सेस को देखो तो किस फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, 3/4 mg ज्यादा है या mg/2 ज्यादा है, बोलिए। फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, 0.7 बच्चों ये 0.75 mg हो जाएगा ना, ठीक है, और ये 0.5 mg है। तो आप ये देख पा रहे हो कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा है 0.75 mg और ये नीचे की तरफ mg ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये सिचुएशन बच्चों कैसे आई हुई होगी, क्योंकि अब आपका डाउट ये होना चाहिए कि सर अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है वो ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो सर ब्लॉक स्लाइड ही क्यों करेगा नीचे की तरफ? बिल्कुल सही बात है बच्चों, स्लाइड नहीं करेगा, पर सवाल में बोला गया है स्लाइड्स डाउन, तो सवाल में सर कैसे बोल दिया होगा, क्या हुआ होगा? तो देखिए बच्चों हुआ ये होगा कि ब्लॉक को जब हम ऐसे प्लेस करके छोड़ देंगे तो वो खुद से स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू
हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो ग्रेविटी को मैनेज कर लेगा। तो अगर आप केवल ब्लॉक को रख के छोड़ देंगे तो स्लाइड नहीं करेगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आती है आप सभी को? Yes, sir. लेकिन बच्चों, अगर आप स्लाइड मतलब छोड़े ना, आप इसको रिलीज ना करें, आप इसको नीचे की तरफ धक्का दे दें, है ना, ऐसा छोड़ के ऐसा खींच दें मतलब फोर्स ना लगाएं, ऐसा छोड़ दें, उसके बाद धक्का दे दें, है ना। जैसे कोई चीज है नीचे नहीं जा रही खुद से, तो आप उसको धक्का दे दो, तब तो नीचे जाना शुरू कर देगी ना। बोलो। Yes, sir. तो इस सवाल में बच्चों हो यही रहा है, जो ग्रेविटी है उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि इस ब्लॉक को नीचे ले जा पाए। लेकिन अगर हम इसको धक्का दे दें, बच्चों सवाल में धक्का दिया हुआ है, ठीक है, तो धक्का दे देंगे तो बच्चों ये आएगा तो नीचे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स चूंकि वैल्यू ज्यादा रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो धीरे धीरे बच्चों इसकी स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, है ना। तो अगर आप बच्चों इस पूरे चीज को देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कम वैल्यू है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आप बच्चों देखो तो इस ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, और उस नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 3/4 mg, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ये बन जाएगा 3 mg माइनस 2 mg, 3 mg, और इसमें बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 mg। आंसर आ जाएगा mg/4। तो mg/4 बच्चों नेट अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। और आप क्या चाहते हो, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स डाउन द प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन। तो बच्चों देखिए, ये ब्लॉक हो गया, इस पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ mg/4 है। सर आपको कैसे पता? अभी निकाल लिया बच्चों, देखिए mg/4 है। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0.75 mg, ग्रेविटेशनल फोर्स है 0.5 mg। तो 0.75 mg में से 0.5 mg घटा देंगे तो 0.25 mg मिल जाएगा, है ना, 0.25 mg। अब इतना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव करे, तो बताओ बच्चों कैसे पॉसिबल है? अगर समझ पा रहे होगे तो आंसर दे दोगे। इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ mg/4 है, जो इसकी स्पीड को कम कर रहा है, जो इस पे एक्सेलरेशन ला रहा है। इतनी ही फोर्स नीचे की तरफ लगा देंगे तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन बच्चों ब्लॉक नीचे आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो mg/फोर्स, तो व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स डाउन द प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन, तो बच्चों नीचे की तरफ mg/4 ही लगाना पड़ेगा। तो m की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2 किलो, g की वैल्यू 10 ले लेता हूं और डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे 5 न्यूटन डाउनवर्ड आएगा। बोलिए क्लियर है बच्चों? Yes, sir. किसी का 15 न्यूटन, आप में से कुछ बच्चों का आ रहा था ना 15 न्यूटन। बच्चों आप लोगों ने क्या सोचा था, थोड़ा बताइए मुझे कि सर Friction force equal कर दिया था, फ्रिक्शनल फोर्स की इक्वल कर दिया था, किसको बेटा? फिर भी नहीं आएगा। External force. Applied force. अच्छा, अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर कर दिया था, Yes, sir. ठीक है। अगर आप अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स के ऑपोजिट भी लगा देंगे बच्चों, तो मान लीजिए आपने अप्लाइड फोर्स इस तरह से लगा दिया, ठीक है, और उसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, एक समझाने के लिए ले रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, तो बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी mg/37 बचा रहेगा जो उसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो वो थॉट प्रोसेस तो गलत है। और कुछ बताइए बच्चों, और किसी ने कुछ और सोचा था? कोई डाउट है बच्चों इसमें? Sir. चलिए आग हाँ, सर ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? हाँ हाँ बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड, म्यू को tan अल्फा के इक्वल क्यों किया था आपने? हाँ, लॉजिक बच्चे आपका समझ नहीं आया मुझे। राइट, 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 तो ये खुद से मूव नहीं करेगी, राइट। हाँ, नहीं 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 नहीं,
और कोई कुछ बताना चाहेगा बेटा? नहीं, आपका वो आधा थॉट प्रोसेस बेटा आपका सही है, जो पहला स्टेटमेंट है, लेकिन mg से मल्टीप्लाई किया वो थोड़ा गड़बड़ है। अगला कुछ? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसा सोच लिया आपने। ओके चलिए। मैंने यहाँ पर एक चीज जो समझ में आई, आपने फ्रिक्शन फोर्स जो है ज्यादा है और तो राइट। आपने कहा पुश किया तो हाँ पुश करने के बाद वो जो कट करेगा। नहीं, मैं देखिए बताता हूँ क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, है ना। एक बार आप अच्छे से सुन लेंगे ना तो आपका कंफ्यूजन सब हट जाएगा। देखिए, ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब ये इंक्लाइन प्लेन बहुत रफ है, आप इमेजिन करिए बहुत रफ है। अब इस रफ इंक्लाइन प्लेन में आपने एक ब्लॉक रख दिया, खूब रफ है, बहुत सारा रफ है, जितना आप रफनेस अज्यूम कर सकते हो उतनी रफ है, ब्लॉक रख दिया। अब बताओ बहुत रफ है तो बच्चों ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं मूव करेगा? बहुत रफ है, नहीं मूव करेगा, बोलो यस और नो। Yes, sir. ठीक है, खुद से नहीं मूव करेगा क्योंकि काफी रफ सरफेस है। तो ये जो सवाल है, इसमें जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिया है इतना कैपेबल है कि ब्लॉक को रोक के रख सकता है। मतलब अगर आप इसको रिलीज कर दो, यहां पे छोड़ दो, तो अगर स्मूथ सरफेस होती, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो आप छोड़ते तो ऐसा एकदम स्लाइड करता हुआ चलाता, है ना। अगर आप छोड़ते तो, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट काफी ज्यादा है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसको जाने नहीं देगा, तो नहीं जाने दे रहा, रोक के रखा है। अब मान लो बच्चों, तुमने क्या किया ना, इसको ऐसा स्लाइड कर दिया। आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, ऐसा ऐसा फोर्स नहीं लगा रहे हो, नहीं, आपने क्या ऐसा टैप कर दिया, इसको ऐसा टैप कर दिया, झटके से ऐसा स्लाइड कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, जैसे आप ऐसे स्लाइड कर दोगे तो ये खुद से स्लाइड, थोड़ी देर तक खुद से स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा ना, बोलो। तो जो बीच में स्लाइड कर रहा है ना, कि उसको धक्का देने के बाद वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोगों ने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाली है, ठीक है। हम ये, अगर हम इसको प्लेस करके छोड़ दें, और तुमसे सवाल में, जैसे सवाल में चूंकि इन्होंने कह दिया ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन, मतलब हमको ये सिचुएशन अज्यूम करनी है कि उसको किसी ने धक्का दे दिया होगा तो स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। अगर केवल रख के छोड़ दोगे तो बच्चा ये फिर जो ब्लॉक है ना, अगर केवल रख के छोड़ देते तो ये ब्लॉक मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के पास उतनी ताकत है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेगा। देखो 0.75 mg लग सकता है फ्रिक्शनल फोर्स, और ग्रेविटी तो केवल 0.5 mg लग सकती है, तो वो रोक के रख लेता। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो आपने धक्का दे दिया तो स्लाइड करता हुआ नीचे आने लगा। अब स्लाइड करते हुए नीचे आने लगा तो फ्रिक्शनल फोर्स तो जीत रहा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स कितने मार्जिन से जीत रहा है? तो देखो, इतना लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स और इतना है बेटा आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स mg/4 से जीत रहा है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स नेट mg/4 ऊपर की तरफ लग रहा है, बोलो ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये बिना किसी एक्सेलरेशन के नीचे आए, तो बेटा आपको इसी डायरेक्शन में mg/4 लगाना पड़ेगा, ताकि जो नेट अपवर्ड फोर्स बन रहा है उसको आपने जो फोर्स लगाया है वो नलीफाई कर दे और ये विदाउट एनी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाए, बोलो ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड, एक सेकंड, हाँ बोलिए। फ्रिक्शन फोर्स तो अपना एग्जिस्टिंग फोर्स है ना, तो इसमें अपना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। राइट। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो जाता, थॉट प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा रख के ऐसा छोड़ दूं, आप थोड़ा प्रैक्टिकल समझो, आप ऐसा रख के ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, तो फ्रिक्शन के पास काबिलियत है कि वो 0.5 mg को रोक लेगा, तो नीचे नहीं स्लाइड होने देगा। लेकिन हाँ, आपने उसको रखा नहीं है, आपने क्या करा, उसको ऐसा धक्का देके छोड़ दिया, मतलब ऐसा रख के ऐसा टैप कर दिया ऐसा। तो अच्छा, आप उसको मार दो या ऐसा धक्का देके छोड़ दो तो थोड़ी देर तो स्लाइड करेगा ना नीचे की तरफ, क्योंकि आपने उसको धक्का दे दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन सर क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ एक्सटर्नल नहीं, देखिए ना, है ना, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन, है ना, तो कैसे स्लाइड करेगा? अगर आप रख के छोड़ दोगे तो स्लाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं स्लाइड करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन तो कैपेबल है रोकने के लिए। पर सवाल में कह रहा है स्लाइड्स डाउन, इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि किसी ने उसको ऑलरेडी धक्का दिया होगा, तो उस धक्के की वजह से नीचे आ रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स अप
विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अब बच्चों एक सेकंड, थोड़ा सा बी पार्ट मुझे समझा लेना चाहिए, किसी का डाउट है तो रुक जाइए एक मिनट। अब अगला सवाल पूछा है बच्चों, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स अप विदाउट एनी एक्सेलरेशन। 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। ठीक ठीक। तो बच्चों अब सवाल में थोड़ा सा कहानी उल्टी हो गई। अब आपसे कह रहा है कि बताओ कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे विदाउट एनी एक्सेलरेशन। मुझे थोड़ा सा एफबीडी बनाने में मदद कर दो। तो बच्चों देखिए, जो हमेशा की तरफ फोर्स होते हैं वो तो एज इट इज हम लोग ड्रॉ कर देंगे। कौन कौन से फोर्स? एक तो बच्चों mg साइन, हाँ नॉर्मल लगा दो। और बताओ, नॉर्मल लग गया, mg साइन 37 भी लगा देता हूं, mg कॉस भी हो गया। और बताओ, mg साइन 30, mg कॉस 30, और ये हो गया आपका नॉर्मल। फ्रिक्शन किधर लगाऊं बच्चों? अलोंग द इंक्लाइन पर, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड या अपवर्ड? हाँ, सवाल में कह रहा है व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स अप, मतलब वो ऊपर चढ़ना शुरू कर दे। अगर बच्चों ऊपर जाना शुरू कर दे, ध्यान से, हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो mg साइन थीटा की तरफ होगी। बोलिए सही है बच्चों, फ्रिक्शन डाउनवर्ड, क्योंकि ब्लॉक इस बार ऊपर जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन को नीचे होना पड़ेगा। सही है। तो बेटा नेट डाउनवर्ड फोर्स, जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, क्योंकि बच्चों देखो ऊपर की तरफ कुछ बचा नहीं है, अब सारे के सारे फोर्सेस नीचे तरफ लग रहे हैं ना, ऊपर की तरफ तो कुछ बचा नहीं है, सारे नीचे हैं। तो mg साइन 30 यानी mg/2, ठीक है, और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स यानी बच्चों म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। जरा देखिएगा ध्यान से, mg/2 प्लस म्यू की वैल्यू हो गई बच्चों √3/2, और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों mg cos 30। चलो वैल्यूज रख दो, mg/2 प्लस cos 30 बच्चों √3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/4 mg। 3/4। तो बच्चों ये कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5/4 mg। ठीक है, 5/4 mg। इतना डाउनवर्ड फोर्स है बच्चों, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसमें नीचे की तरफ 5/4 mg लग रहा है। तो मैं वैल्यूज रख देता हूं बच्चों, 5/4, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 5, 25 न्यूटन बच्चों नीचे की तरफ नेट फोर्स लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक बिना एक्सेलरेट करे ऊपर की तरफ जाए, तो मुझे बताओ कितना फोर्स लगाना चाहिए कि ये ब्लॉक बिना एक्सेलरेट करे ऊपर की तरफ जाए? बोलो बेटा। 25 न्यूटन अपवर्ड्स, बोलिए बच्चों। बिल्कुल यही आ जाएगा। कुछ कई सारे बच्चों ने इस 25 न्यूटन अपवर्ड को निकाल लिया था। कितने बच्चों का सही था? एक बार हाथ उठा दो बच्चों। वेरी गुड। डिस्कशन समझ में आया बच्चों? ठीक, किसी भी उसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट कर लीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक, हाँ हाँ, मैं बच्चों देखिए स्लाइड बैक कर रहा हूं, आप सारे इसको नोट कर लीजिए पहले, थोड़ी देर बाद के बाद अगला स्लाइड लगा दूंगा तो फिर वो नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर दूसरे पार्ट के लिए नोट करिएगा। बोलिए बेटा। हाँ हाँ हाँ, रेस्ट पे नहीं होगा बेटा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब अब उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी रहेगी उसी डायरेक्शन में स्लाइड करता रहेगा वो। देखिए फोर्स बैलेंस होने का मतलब बच्चे स्पीड 0 नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ठीक है, इस पे ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इस पे मैं 5 न्यूटन आगे लगा दूं और 5 न्यूटन पीछे लगा दूं,
तो ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 मतलब चेंज इन स्पीड 0, चेंज इन वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं होगा। बच्चों लिख लिया ये पेज, अगला लगाऊं? नहीं होगा। बच्चों समझ के लिखिएगा, जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे बोर्ड का सहारा लीजिए, अदरवाइज आप खुद से कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओके बच्चों मैं अगली स्लाइड लगा रहा हूँ, देखिए जरा। हाँ हाँ, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब रहेगा? ये बताना है। रेस्ट पे बेटा देखिए डिपेंड करता है, जैसे आप अगर इसको रेस्ट पर से रिलीज करेंगे तो रेस्ट पे रहेगा इस सिचुएशन में। ठीक है, आप फ्रिक्शन ज्यादा होगा तब भी हाँ तो इस केस में देखिए फ्रिक्शन ज्यादा है ना, 0.75 mg ग्रेविटी से। तो अगर आप इसको रिलीज कर देते हैं, ऐसा ब्लॉक लाए एकदम ऐसे रख के छोड़ दिया, तो रेस्ट पे रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको धक्का दे देंगे तो चलने लगेगा। क्लियर है? हाँ हाँ, तो एक डाउट पूछ बोलिए। से पहले वाले पार्ट में हम एफएस निकालने के बाद हाँ हाँ अगर एमजी साइन थीटा उससे तो आंसर आए। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बट मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, आप मतलब उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जैसे देखिए आप फ्रिक्शन में से mg माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर तो आ जाएगा, पर उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि भाई क्यों क्यों वो आंसर सही होगा? हमें हमें आंसर भी समझना है, सही आंसर भी लाना है। हाँ बोलिए। फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस फोर्स हो जाएगा, तो इसमें फोर्स जब निकाला तो फोर्स जाएगा। नहीं देखिए, डाउनवर्ड नहीं बोला है कहीं पे, उसने बोला व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है कि किधर लगाना चाहिए, कैसे लगाना है। अगर आपको इतनी जैसे समझ है कि यार फ्रिक्शन 0.75 mg ऊपर लग रहा है और 0.5 mg, जैसे आप इतना आप समझदार हो कि आप ये सोच पा रहे हो कि यार देखो 0.75 mg ऊपर लग रहा है और 0.5 mg नीचे लग रहा है, अब हमें चाहिए कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो नेट फोर्स को 0 करना पड़ेगा। यूनिट है ना मूव डाउनवर्ड्स, तो तो जरूरी थोड़ी है। मूव डाउनवर्ड ये केवल आपको ये बता रहा है कि फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। नीचे वाले क्वेश्चन व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स अप। तो ऊपर वाले देखिए, फर्स्ट मूव डाउन का मूव्स डाउन वाला दिया। हाँ तो डाउन दिया है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो उससे, बोलो। तो इस माइनस एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, दो लोग बोलेंगे मुझे समझ नहीं आएगा। हाँ बोलिए। अगर उसको डाउन हमें मूव कराना है, एक फोर्स हमें नीचे की तरफ से लगाना है, तो ये फिर से मैं बता रहा हूं, नीचे मूव करने का मतलब फोर्स नीचे लगाना नहीं है। कोई चीज जैसे इस पे अगर नेट फोर्स 0 हो जाए, जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, आप इस पे नेट फोर्स 0 कर दीजिए, कोई फोर्स मत लगाइए, ठीक है, कोई फोर्स मत लगाइए, तो भी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जाना जाते रहेगा। नीचे ले जाना है तो हमें नीचे ही फोर्स लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्स, नेट फोर्स आप नीचे लगाएंगे तो नेट एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा। नेट एक्सेलरेशन नीचे लाने का मतलब ये नहीं है कि ब्लॉक नीचे ही चलेगा। मेरे कहने का मतलब है फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा ब्लॉक उसी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, फोर्स केवल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिसाइड करता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? इसका एग्जांपल देना जिसमें फोर्स की डायरेक्शन लग रहा है वो अलग है। ऊपर फेंक दो ब्लॉक, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। आप ब्लॉक ऊपर फेंकोगे तो आप ऊपर कहां फोर्स लगा रहे हो? आपने तो जैसे मैं पेन फेंक दिया, पेन तो मेरे हाथ से अलग है ना, देखो, तो जब ये ऊपर जा रहा है, पेन मेरे हाथ से अलग है, तो ग्रेविटी नीचे लग रही है ना, पर पेन ऊपर जा रहा है। तो कुल मिला के फोर्स की डायरेक्शन ये डिसाइड नहीं करती है कि
ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। फोर्स की डायरेक्शन आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता देगी। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा, ये बात तय है। लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा ब्लॉक उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा कहना गलत है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। रिटार्डेशन का हर एक एग्जांपल, जब भी ब्लॉक रिटार्ड करता है ना। हम्म, ठीक है, हो गया। ओके बच्चों, एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। सवाल ही है, कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एंगल ऑफ रिपोज। जो लोग नहीं लिख पाए बच्चों, ये सवाल जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। बच्चों हेडिंग डाल दीजिए एंगल ऑफ रिपोज। आइए एंगल ऑफ रिपोज समझते हैं बच्चों। किसी बच्चे को पता हो और बताना चाहता हो बच्चों तो बिल्कुल फील फ्री। सही गलत की चिंता मत करिए, मैं हूं, कोई बात नहीं, गलत बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए बताने की, किसी बच्चे को पता हो अगर। एंगल ऑफ रिपोज, मैक्सिमम एंगल सो दैट बॉडी रेस्ट पे रहे। वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ बोलिए बेटा। मैक्सिमम एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है, इसकी वजह से जो होता है वो रेस्ट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहता है बच्चों, ऐड करना चाहता हो उसमें? दो बच्चों ने बताया, एकदम सही है दोनों का। देखिए बच्चों, जैसे आप मान लीजिए एक ग्राउंड फ्लोर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए आपने, ठीक है। और बच्चों आप धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ाना शुरू कर दो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए माइक को मेरा ब्लॉक समझ लीजिए ऐसा, ठीक है। अब ये पता नहीं स्लाइड करेगा कि नहीं। ये फ्लैट सरफेस पे रखा है, आप धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जाइए। तो बच्चों एक एंगल आएगा जहां पे ये स्लाइड करना, देखिए यहाँ पे शुरू हो गया। अब इससे ऊपर एंगल ले जाऊंगा तो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर एंगल ले जाओगे तो स्लाइड कर देगा। तो एक, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, आप एंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एक एंगल आएगा बच्चों जहां पे ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से आप एंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक एंगल आएगा बच्चों जहां पे ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। वो एंगल हॉरिजॉन्टल से जहां पे ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देता है बच्चों, उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर आपके इंक्लाइन प्लेन का एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। अगर आपके इंक्लाइन प्लेन का एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो फिर ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। क्या बच्चों एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन क्लियर है आप सभी को? मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा देता हूं बच्चों, उसके बाद मैं इसको डेराइव भी करा दूंगा। लिखिए एंगल एंगल ऑफ inclined plane at which angle of inclined plane at which block just angle of inclined plane at which block just starts sliding at which block just starts sliding is called as angle of repose.
स्लाइडिंग के बाद क्या? at which block just starts sliding is called as angle of repose. चलिए बच्चों, सारे लोग बोर्ड पे देखिए, थोड़ा सा मैं समझाता हूं इसको। तो जो जैसे आप ब्लॉक को ऐसे रखा हुआ है और आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो एंगल, तो बच्चों जब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है उस समय तक क्या हो रहा होगा कि जो mg साइन थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है कि ब्लॉक को बैलेंस कर ले रहा है। ठीक है, जब तक ब्लॉक नहीं स्लाइड कर रहा, मान लीजिए कि एक एंगल जो कि थीटा से कम है बच्चों, है ना, ये एंगल, ठीक है, ये थीटा से कम है, कुछ मैं फाई ले लेता हूं, थीटा से कम है बेटा, और यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है। तो अभी भी यहां पे बच्चों देखिए mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, जो ब्लॉक को नीचे ले जाना चाहता है, बट फ्रिक्शन बच्चों कैपेबल है इस mg साइन थीटा को रोकने के लिए, है ना। तो इस मोमेंट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा बच्चों, वो भी जो है वो mg साइन थीटा के बराबर लग जा रहा होगा, और ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा होगा। क्या मेरी बात आप सारे बच्चों को समझ में आ रही है जो मैंने यहाँ पे कहा है ना। तो फ्रिक्शन mg साइन थीटा के बराबर हो जा रहा होगा, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन बच्चों जब आप एंगल ऑफ रिपोज पे पहुंचते हैं तो उस पॉइंट पे क्या होता है बच्चों कि जो नीचे की तरफ खींचने वाला फोर्स है यानी mg साइन थीटा, एंगल ऑफ रिपोज पे बच्चों वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बराबर कर लेता है। तो जब तक एंगल इस थीटा से कम है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो mg साइन थीटा यानी नीचे खींचने वाले फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर लेता है, मैनेज कर लेता है। लेकिन बच्चों एक बार आप mg साइन थीटा बराबर fs मैक्स से पहुंच गए, मतलब ये लिमिटिंग कंडीशन आ गई है। यहां पे जो नीचे पुलिंग फोर्स है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ने अपनी मैक्सिमम कोशिश कर ली है, मैक्सिमम एफर्ट लगा लिए। अगर आप इससे थोड़ा सा भी ऊपर गए तो ये वाले फैक्टर जीत जाएगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, और ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर देगा, शुरू कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चों आप सभी को? यस सर। तो यहां से देखिए mg साइन थीटा आप बराबर कर दीजिए fs मैक्स के। fs मैक्स क्या होता है बच्चों? म्यू s इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों mg cos थीटा। तो यहां से mg कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा tan थीटा बराबर म्यू s आ जाएगा, या एंगल ऑफ रिपोज थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स म्यू s। ठीक है, अब बच्चों इसमें चीज में ध्यान रखिएगा, मान लीजिए थीटा बराबर tan इनवर्स आप म्यू s निकाले, ठीक है, मैं समझाने के लिए लेता हूं। मान लीजिए म्यू s की वैल्यू बच्चों √3 है, तो tan इनवर्स म्यू s करेंगे तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दो एंगल दे रहा हूं, एक है थीटा बराबर 45 और एक है थीटा बराबर 75। बताओ ब्लॉक किस पे स्लाइड करेगा, किस पे स्लाइड नहीं करेगा? म्यू एस की वैल्यू √3 है, किस पे स्लाइड करेगा बोलिए बेटा? 75 पे स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? 75 पे करेगा, और 45 पे नहीं करेगा। क्योंकि बच्चों देखिए जैसे आप म्यू एस √3 है, आपने एंगल ऑफ रिपोज निकाला 60 डिग्री। स्लाइडिंग कब होगी? जब आपका एंगल ऑफ रिपोज को क्रॉस कर जाए, यानी 60 को क्रॉस कर जाए, यानी 75 पे स्लाइडिंग होगी, 45 पे स्लाइडिंग नहीं होगी, कि ये क्योंकि ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है। क्लियर है ना बच्चों सबको? अच्छा बच्चों एक चीज और गौर करिए, ये जो एंगल ऑफ रिपोज है, क्या बच्चों ये ब्लॉक ऑफ मास ऑफ ब्लॉक पे डिपेंड कर रहा है क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे? तो बच्चों 2 किलो का ऑब्जेक्ट हो या 15 किलो का या 20 किलो का, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका एंगल जो है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, स्लाइडिंग होगी, एंगल ऑफ रिपोज से कम है, स्लाइडिंग नहीं होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, आप इसमें 100 किलो का रख दीजिए और इसमें 1 किलो का रख दीजिए, तो 100 किलो में स्लाइडिंग हो जाएगी, 1 किलो में स्लाइडिंग नहीं होगी। क्लियर है ना? क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। समझ में आई ये बात? नोट कर लीजिए।
हो गया, डन है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नोट बना के एक पॉइंट लिख लीजिए नीचे। एंगल ऑफ रिपोज मास पे डिपेंड नहीं करता। एंगल ऑफ रिपोज मास पे डिपेंड नहीं करता। एंगल ऑफ रिपोज मास पे डिपेंड नहीं करता। करता है मत लिख लेना भाई, नहीं करता। चलिए, होपफुली बच्चों समझ में आ गया होगा। मैं एक सवाल ले लेता हूं इसी पे। बच्चों ठीक है, बच्चों ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। आपसे सवाल में पूछा गया है कम से कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सच दैट 10 kg block does not slide। कितना होना चाहिए बच्चों? 1/√3। हाँ, देखिए बच्चों, इसमें आप अगर आप जैसे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, तो आप इसके करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे तो tan 30 डिग्री आ जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/√3। अगर आपने रफनेस इससे ऊपर कर दी तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, अगर रफनेस इससे कम कर दी तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? Yes, sir. तो जो आपका ये मिनिमम वैल्यू है वो 1/√3 होना चाहिए। 1/√3 से रफनेस ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। 1/√3 से रफनेस कम है तो फिर ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। ठीक है ना? Yes, sir. बोलिए। अचीव कर लेता है, राइट। एक और कर लीजिए बच्चों। ये बच्चों 1/4 टाइप का सवाल हमारे डीपीपी में भी था, मैंने बताया था आपको, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने याद रखा होगा इसको। बॉडी प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ ग्रेडियंट ऑफ द प्लेन इज 1/4। Sir, 0.25. 0.25 आ रहा है। 0.25. अच्छा बच्चों, ये आप क्या समझते हैं 1/4 का मतलब? ये मुझसे किसी बच्चे ने डीपीपी में सवाल पूछा था। वो उसमें शायद 1/L के टर्म्स में था। जब बच्चों 1/4 बोलते हैं ना, तो 1/4 का मतलब हो गया 1 और ये 4। ठीक है, हाइपोटेनस बच्चों 4 होता है। ठीक है, और तो 1/4 तो इसमें अगर, हाँ, तो अगर इसमें आप बच्चों बेस की वैल्यू निकालें, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू निकालनी ना हमें, तो tan थीटा की वैल्यू, हाँ, 16 - 1 ये 15 हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा बराबर 1/√15 आ जाएगा। और हमारे जो, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों होना चाहिए वो इसी के बराबर होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, अगर इससे कम हुई तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, अ बॉडी प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन जस्ट बिगिंस टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो बच्चों 1/√15 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज को लेके कोई आप लोगों को दिक्कत, तकलीफ, कुछ समस्या? क्लियर है एंगल ऑफ रिपोज? Yes, sir. ठीक, हाँ,
बोलिए बेटा। सर इस ट्रायंगल में सर स्लोप जो है हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा ना? हाँ, जो भी दोनों में से बड़ा नंबर होगा वो हाइपोटेनस ले लिया करो आप, ठीक है। जैसे 1 in L, 1 in 4, 1 in, तो जो बड़ा नंबर है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन सर अगर हम लार्ज स्लोप ऑफ द प्लेन मतलब स्लोप ऑफ द ओवर स्लोप एक सेकंड ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द ग्रेडियंट ऑफ द प्लेन इज 1 in 4, ग्रेडियंट ऑफ द प्लेन इज 1 in 4, तो 1 in 4। देखिए बेटा, आप इसको मतलब 4 लेंगे, इसको 1 लेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है ना पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहा था एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, पूछिए। सर मैं ये बोल रहा था कि हाँ, एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा होता है वो मीन कितना होता है? राइट राइट राइट। अगर मीन एस का वैल्यू tan थीटा से ज्यादा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में। देखिए, अगर tan थीटा की वैल्यू ज्यादा है म्यू एस से, म्यू एस ज्यादा है tan थीटा से, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? ये सही लिखा हूं ना? आप यही बोल रहे हैं ना? तो रफनेस ज्यादा है मतलब, ठीक है, रफनेस ज्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। अगर रफनेस कम होती तो ब्लॉक स्लाइड कर जाता, ठीक है। और बराबर कर देंगे तो जस्ट स्लाइड करने वाला है, तो इस कंडीशन में स्लाइड नहीं करेगा, ये जो आपने बोली है, ठीक है। बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम, हाँ, जो लोग लिख चुके हैं बच्चों वो अगली हेडिंग डाल दीजिए, टू ब्लॉक सिस्टम। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये टू ब्लॉक सिस्टम। मैं थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूं, आज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इसको, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि किस टाइप के सवाल आएंगे और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। आप लोग लिखना बंद कर दो, बस थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुन लो, बस कुछ आपको लिखना नहीं है, समझना नहीं है, रिलैक्स हो जाओ आराम से। मैं बस आपको आइडिया देता हूँ कि किस टाइप के सवाल आप इसमें एक्सपेक्ट करोगे, है ना। तो बच्चों ये आप मुझसे पूछोगे सर ये कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं बच्चों, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देखिए, है ना, ये क्या है, प्रॉब्लम्स है, सवाल है। बट अगर आपको इनको सॉल्व करने का तरीका नहीं आता तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, आप अटक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं बच्चों की, जैसे ऊपर वाले ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगा देगा, ठीक है, हो सकता है नीचे वाले ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगा दे, या दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगा दे, इस सरफेस को रफ कर दे या इस सरफेस को रफ कर दे, या हो सकता है बच्चों दोनों सरफेस को रफ कर दे, कि सवाल में कितना वो टफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से सवाल में चेंजेस होंगे। तो सिस्टम बच्चों आपको सेटअप कुछ इस तरह से दिखेगा कि एक ब्लॉक रखा होगा, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा होगा, दोनों में से किसी एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा और दोनों के बीच की सरफेस रफ होगी। ग्राउंड हो सकता है रफ करे या हो सकता है ना करे, मैं हालांकि आपको सारे केसेस करा दूंगा जहां पे दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, फिर ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है, तो वो मैं सारे केसेस आपको करा दूंगा। तो इस टाइप के सवाल में स्टेटमेंट्स क्या होते हैं बच्चों की, पूछा जाएगा आपसे कि इतना फोर्स लगा दिया है, बताओ ब्लॉक स्लाइड करेंगे या नहीं स्लाइड करेंगे, या बताओ मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक स्लाइड करें, ठीक है। तो इस टाइप के बच्चों आपसे सवाल इसमें सॉल्व कराए जाएंगे। तो मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा तो इस टाइप के सारे सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही समाप्त करते हैं। जाने से पहले एक क्विक रिवीजन दे देते हैं बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। सबसे पहले बच्चों कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जल्दी से बता दो। कांटेक्ट फोर्स रिवीजन कर रहे हैं जो आज पढ़ा है। वेक्टर सम ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। क्या बच्चों सबको समझ में आया है? ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? हाँ, tan इनवर्स म्यू होता है क्या बच्चों, म्यू एस। और ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड कांटेक्ट फोर्स होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन और कांटेक्ट फोर्स नहीं, नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं क्या बच्चों?
अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को देखो तो एंगल ऑफ रिपोज के जैसा ही है, सेम फॉर्मूला है, tan इनवर्स म्यू tan इनवर्स म्यू, याद रहेगा ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज दोनों सेम चीजें हैं बच्चों, लेकिन दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत अलग अलग है। जैसे एंगल ऑफ रिपोज मैं आपसे पूछूं क्या होता है बच्चों एंगल ऑफ रिपोज? हाँ, रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। मैक्सिमम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। बच्चों अगर एंगल ऑफ रिपोज से ऊपर एंगल चला जाएगा तो स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी? और एंगल ऑफ रिपोज से कम रहेगा तो स्लाइडिंग नहीं होगी। उसके बाद बच्चों एक लास्ट में हम लोगों ने शुरुआत में हालांकि देखा था ग्राफ, ग्राफ थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। कुछ पॉइंट्स पूछ लेता हूं आपसे बच्चों। ये पॉइंट जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है? हाईएस्ट वाले पॉइंट म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर है ना। ये जो बच्चों कांस्टेंट लाइन है जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करी है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये म्यू के इंटू एन इसकी वैल्यू रहेगी बच्चों, और ये कांस्टेंट रहेगी, इसको नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। फिर बच्चों आज हम लोगों ने कुछ अच्छे सवाल किए, आप लोग एक बार उनको घर जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों, टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे। तो अगर आपने कहीं पहले बच्चों पढ़ रखा है तो प्लीज एक बार रिवीजन करके आइएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, टेक केयर, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय। Excuse me, sir. बोलिए बेटा। तो मेरा एक क्वेश्चन था टेस्ट से। हाँ बोलिए। उसमें क्वेश्चन आया था इम्पल्स के बारे में। अच्छा हाँ, क्या था सवाल आपको याद है? हाँ बोलिए। मतलब इम्पल्स का पूछा था कि इम्पल्स पे जो फोर्स लगता है, मतलब पहले वाई टाइम लिखा था, फिर एक्स फोर्स लिखा था। अच्छा अच्छा, ओके। तो सर उसमें जो मेरे को ऑप्शन लगा था, जो आंसर सही लगा मुझे, मैंने उसमें लगा था कि शॉर्टर टाइम के लिए लार्ज फोर्स लगता है। बट उसमें जो ऑप्शन दिखा रहे थे उसमें था कि लॉन्गर टाइम के लिए शॉर्ट, मतलब लॉन्गर टाइम के लिए शॉर्ट फोर्स भी लगता है, और लार्ज मतलब शॉर्ट टाइम के लिए लार्ज फोर्स भी लगता है। अच्छा, उसमें उन्होंने इम्पल्स की बात की थी बेटा। यस सर। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है ना बच्चे, कि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। मैंने जब आपको डेफिनेशन लिखाई होगी तो मैंने शायद आपको यही बताया होगा कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। ये होता है बेटा बेसिक डेफिनेशन इम्पल्स का। तो बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगे यानी एफ डेल्टा टी, अब यही एफ डेल्टा टी के बराबर होता है, एफ डी टी के बराबर है ना, मतलब यही चीज सेम है। तो बड़ा फोर्स छोटे समय के लिए लगे या फोर्स छोटा फोर्स बड़े समय के लिए लगे, दोनों से चेंज इन मोमेंटम आता है। तो इंपल्स बच्चों देखिए उस इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा फोर्स छोटे समय के लिए लग रहा है या कम फोर्स ज्यादा समय के लिए लग रहा है। इंपल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, वो किसी भी फोर्स से आए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे चल के मैं सेंटर ऑफ मास में आपको इंपल्सिव फोर्स पढ़ाऊंगा। तो इंपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, ठीक है। खैर उसका डिस्कशन आगे होगा, लेकिन इंपल्स का मतलब बच्चे चेंज इन मोमेंटम है, वो किसी भी फोर्स से आ सकता है। मतलब दोनों वाला ठीक था। मेरे हिसाब से तो बच्चे बोथ वाला ठीक होना चाहिए। मैं एक बार फिर भी सवाल देख लेता हूँ। उसमें भी बहुत ही आया था। अच्छा अच्छा, तो बोथ वाला सही होगा फिर। ओके, थैंक यू।